तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेचुरल ग्लोरी 2.0। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मांग का नियम और मांग की लोच। इससे पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं मांग किसे कहते हैं और मांग की अवधारणा से जुड़े जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है, मांग की अवधारणा से जुड़े जितने भी टॉपिक हैं उनको हम पहले देख चुके हैं। उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और वीडियो के एंड में भी उनकी 1-2 वीडियो आपको मिल जाएंगी। ये हमारा मांग की अवधारणा का पार्ट नंबर 3 है। अगर आपने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम बात कर लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे। तो देखो, मांग का नियम और मांग के नियम की शर्तें या मान्यताएं ये देखेंगे, और मांग के नियम की अपवाद देखेंगे कि मांग के नियम के अपवाद क्या होते हैं। इसके बाद देखेंगे कि मांग की लोच किसे कहते हैं और मांग की लोच के सूत्र को पूरी जानकारी के साथ समझेंगे, मतलब उसको सोल्व करके समझेंगे। फिर मांग की लोच कैसे निकालते हैं इसको देखेंगे, और मांग की लोच के कितने प्रकार होते हैं इसको देखेंगे हम, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लो, ताकि आने वाली हर तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिले। चलो शुरू करते हैं। तो देखो, मांग का नियम यानी लॉ ऑफ डिमांड। मांग और कीमत के अतिरिक्त मांग को प्रभावित करने वाले अन्य तत्व स्थिर रहते हैं, जैसे इच्छा, पर्याप्त मुद्रा, खर्च करने की इच्छा और समय, ठीक है। मांग का नियम में सिर्फ मांग और कीमत इन दोनों की ही बात होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। आप देखते हैं मांग का नियम क्या होता है। मांग का नियम, वस्तु की कीमत घटने पर मांग बढ़ जाती है, ठीक है। मतलब अगर वस्तु की कीमत में यानी वस्तु के पैसे घटते हैं किसी वस्तु के, तो मांग ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा वो वस्तु खरीदने लगेंगे लोग। तथा वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है। वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है। बस यही है मांग का नियम। अर्थात मांग और कीमत में विपरीत संबंध होता है। यानी वस्तु की कीमत जब घटती है तो मांग बढ़ जाती है, ठीक है। परंतु जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है। ये है विपरीत संबंध। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखो, ये आपको एक चार्ट दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया है प्रति किलोग्राम आटा की कीमत। यहाँ पे दिया है आटा की मांगी जाने वाली मात्रा। तो देखो, जैसे एक व्यक्ति है तो वो 1 किलो आटा, अगर आटे की कीमत 1 किलो आटे की कीमत 5 रुपये है तो वो 50 किलो लेना चाह रहा है, ठीक है। और जब 1 किलो आटे की कीमत 10 रुपये हो गई तो वो 40 किलोग्राम ले रहा है, ठीक है। और जब 1 किलो आटे की कीमत 15 रुपये हो गई तो 30 किलो ले रहा है। इसी तरह जब 20 रुपये हुई 1 किलो आटे की कीमत तो वो 20 किलो खरीदने को तैयार हुआ। इसका मतलब क्या है? इसमें देखो क्या हो रहा है, कीमत में वृद्धि हो रही है और मांग घट रही है। जैसे जैसे कीमत में वृद्धि होती जा रही है वैसे वैसे मांग घटती जा रही है। ये देखो, 5 रुपये पे 50 किलो खरीदने को तैयार था, और जब 10 रुपये इसकी कीमत हुई है तो 40 किलो ही खरीद रहा है। तो ये है विपरीत संबंध। यही है मांग का नियम कि वस्तु की कीमत घटने पर मांग बढ़ जाती है तथा वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है। तो देखो, मांग के नियम की कुछ शर्तें होती हैं यानी मान्यताएं। जब तक ये शर्तें लागू नहीं होती हैं तब तक मांग का नियम काम नहीं करता है। तो वो शर्तें कौन कौन सी हैं? उसमें से पहली शर्त है आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कि कोई वस्तु 10 रुपये की मिलती है, ठीक है, परंतु उस वस्तु की कीमत बढ़ के 12 रुपये हो जाती है। तो 12 रुपये इसकी कीमत हुई। इसका मतलब क्या है कि इसकी मांग घट जाएगी। और उसी टाइम किसी व्यक्ति की आय 100 रुपये थी, ठीक है, और उसकी आय बढ़कर 200 रुपये हो गई, ठीक है। परंतु अब 2 रुपये उसकी कीमत बढ़ी है वस्तु की और 100 रुपये उसकी आय बढ़ गई। तो वो 12 रुपये में जो हुई है वस्तु वो भी उतनी खरीदेगा जितनी ये 10 रुपये में ख़रीदता था। तो इस स्थिति में मांग का नियम विपरीत हो जाएगा और मांग का नियम यहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है। दूसरी है, वस्तु साधारण होनी चाहिए, मतलब रोज़ाना उपभोग की वस्तु होना चाहिए। ऐसी वस्तु नहीं होना चाहिए जो किसी विशेष अवसर पर ही काम आती है, ठीक है। रोज़ाना उपभोग की वस्तु होना चाहिए। और आय स्थिर होना चाहिए, आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। 2 हो गई। तीसरी है, वस्तु के गुण में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो
कि पहले कोई वस्तु की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी इस वस्तु की क्वालिटी, ठीक है, परंतु इस वस्तु की क्वालिटी में यानी गुण में कोई कमी आ गई, थोड़ी सी कमी आ गई, जिसके कारण इसकी मांग में कमी हो गई, ठीक है। जब इसकी क्वालिटी में कमी हो गई तो इसकी मांग में भी कमी हो गई। तो जब क्वालिटी यानी गुण की वजह से किसी वस्तु की मांग में कमी आती है तो वो मांग के नियम के अनुसार नहीं होता है, मांग के नियम के विपरीत हो जाता है और वहाँ पे मांग का नियम काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा। चौथा है उपभोक्ता की इच्छाओं में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कि कोई उपभोक्ता अभी गाड़ी खरीदना चाहता है, ठीक है, और फिर ये गाड़ी मान लो 50,000 की है, ठीक है, और फिर उससे अच्छी गाड़ी 40,000 में ही आ जाती है, 40,000 में ही आ जाती है तो वो ये ख़रीदेगा, ठीक है। या मान लो कोई भी वस्तु खरीदने जाता है तो उसको जो वस्तु वो खरीदने जाता है या उससे अच्छी वस्तु उसको अगर मिल जाती है तो वो ये खरीद लेता है। तो उपभोक्ता की इच्छाओं में परिवर्तन भी अगर होता है तो वो मांग के नियम के अनुसार नहीं होता है और वहाँ पे मांग का नियम काम नहीं करता है, ठीक है। अब देखो मांग के नियम के कुछ अपवाद हैं, ठीक है। ये अपवाद जहाँ पे होते हैं वहाँ पे मांग का नियम काम नहीं करता है। जैसे पहला है मांग का नियम घटिया वस्तुओं पर काम नहीं करता है। जैसे मान लो एक पेन है जो कि 50 रुपये का मिलता था, ठीक है, एक पेन 50 रुपये का मिलता था और एक पेन 2 रुपये का मिलता था, ठीक है, परंतु इसमें 50 रुपये वाले में मांग हो गई और ये पेन अब 100 रुपये का मिलने लगा और ये पेन थोड़ा घटिया क्वालिटी का है और ये पेन थोड़ा अच्छी क्वालिटी का है और ये पेन में बस कितनी वृद्धि हुई, 2 रुपये, ठीक है, 2 रुपये इस पेन में वृद्धि हुई। तो इस पेन की मांग जितनी पहले थी उतनी मांग अभी भी होगी, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा घटिया क्वालिटी का है और इसमें बस 2 रुपये, सॉरी ये मान लो 4 रुपये हो गया तो इसमें बस 2 रुपये की वृद्धि हुई, इसलिए ये पेन अभी भी उतना ही ख़रीदा जाएगा। तो यहाँ पे मांग का नियम काम नहीं करेगा क्योंकि इसकी क्वालिटी घटिया है और घटिया क्वालिटी होने के कारण इसकी मांग में कोई गिरावट नहीं हो रही है, जबकि इसकी मांग में वृद्धि के साथ गिरावट हो रही है। और इसमें अगला है युद्ध या अपवाद के समय मांग का नियम काम नहीं करता है। यानी देश में या किसी क्षेत्र में ऐसी स्थिति हो जाती है जहाँ पे युद्ध होता है या कोई अपवाद होता है तो वहाँ पे टाइम समय ना होने के कारण वहाँ पे ये मांग का नियम काम नहीं करता है। तो ये था हमारा मांग का नियम। ये सारे टॉपिक आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, शर्तें और अपवाद दोनों। तो अभी हमने देखा मांग का नियम और मांग के नियम से ही बिल्कुल सटी है मांग की लॉज यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो देखो मांग की लॉज क्या है, पहले हम समझते हैं लॉज शब्द का अर्थ क्या होता है। जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, ठीक है, तो इस वस्तु की कीमत में परिवर्तन होना यानी कीमत या तो घटी और या कीमत बढ़े, तो ये जो परिवर्तन है इस परिवर्तन से इस वस्तु की मांग पर क्या असर पड़ता है। इस वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है मतलब मांग घटी या मांग बढ़ी, यही क्या है, यही है हमारा लॉज का अर्थ, ठीक है। लॉज शब्द का अर्थ यही है कि अगर वस्तु की कीमत में हम परिवर्तन करते हैं यानी घटाते हैं या बढ़ाते हैं तो उस परिवर्तन से वस्तु की मांग में क्या परिवर्तन होता है, ठीक है, यही है, इसी को कहते हैं मांग की लॉज, ठीक है। तो इसकी परिभाषा इस तरह से लिख सकते हैं हम, किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन से उस वस्तु की मांग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन के माप को ही मांग की लॉज कहा जाता है। जैसे मान लो कि ये कोई वस्तु है, ठीक है, तो इस वस्तु में मान लो ये वस्तु 10 रुपये की थी और अब इसमें 2 रुपये की बढ़ोतरी हो गई यानी 12 रुपये की हो गई, 12 रुपये की हो गई। तो ये जो 2 रुपये बढ़े हैं तो 2 रुपये बढ़ने से इस वस्तु की मांग में क्या परिवर्तन आया, मतलब मांग कितनी घटी है, ठीक है। तो इसको बताने के लिए मांग की लॉज का उपयोग किया जाता है। इसी तरह जैसे मान लो ये कोई वस्तु है और इसकी कीमत 12 रुपये थी और अब घटकर 10 रुपये हो गई, ठीक है, तो इसकी मांग में 2 रुपये घटने से क्या हुआ, मांग में कितना परिवर्तन आया। देखो मांग के नियम के अनुसार जब कीमत घटती है तो यहाँ पे 12 थी और यहाँ पे 10 हो गई, तो कीमत घटी, तो मांग के नियम के अनुसार कीमत घटने पर क्या होता है,
वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तो कितनी मांग बढ़ी है, ठीक है, कितनी मांग बढ़ी है ये हमें इससे पता चलता है मांग की लोच से। तो आई होप आपको मांग की लोच समझ आ गया होगा। किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन, ठीक है, वस्तु के रुपए में परिवर्तन जो होता है, उस परिवर्तन से वस्तु की मात्रा पर यानी उसके खरीदी जाने वाली मात्रा पर कितना प्रभाव पड़ता है, यही है मांग की लोच। अब देखो, यह एक संख्या है और मांग की लोच को हमेशा संख्या में देखा जाता है, अर्थात इसे मापने के लिए किसी भी प्रकार के मात्रक का प्रयोग नहीं किया जाता है। मांग की लोच एक संख्या है और इसे हमेशा संख्या में देखा जाता है, जैसे 1, 2, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इतनी इतनी लोच हुई है, 3 लोच हुई है, इस तरह से। मतलब इसमें कोई जैसे किलोग्राम, ठीक है, या दूरी को किलोमीटर, इस तरह से सेंटीमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर ये सब मापते हैं ना, तो इसमें इस तरह के किसी मात्रक का प्रयोग नहीं किया जाता। ये एक संख्या है और इसे संख्या के रूप में देखा जाता है। अब देखो, ये है मांग की लोच का सूत्र ईडी। ईडी का मतलब क्या है? इलास्टिसिटी डिमांड, ठीक है, इलास्टिसिटी डिमांड यानी मांग की लोच। तो इलास्टिसिटी ईडी बराबर वस्तु के मांग में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है, बटे वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ये इसका एक सूत्र है। इसी सूत्र से मांग की लोच निकाली जाती है। कैसे निकालते हैं, चलो उसको हम देखते हैं। तो देखो, अभी हमने देखा मांग की लोच का ये सूत्र, ठीक है, इलास्टिसिटी डिमांड बराबर वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है, बटे में क्या लिखना है? कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ये इसका सूत्र है। इसको हम सिंबल्स के ज़रिए लिखना अब सीखते हैं। तो देखो, वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन, इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो, डेल्टा क्यू, इसका मतलब होता है डेल्टा, ये त्रिभुज के आकार का दिख रहा है जो डेल्टा क्यू, ठीक है, डेल्टा क्यू का मतलब क्या है? मात्रा, मांग मात्रा में परिवर्तन। तो पहले लिखेंगे डेल्टा क्यू, फिर इसके बटे में क्यू। क्यू का मतलब है प्रारंभिक मात्रा, मतलब शुरू में मात्रा कितनी थी। तो डेल्टा क्यू का मतलब है मांग मात्रा में परिवर्तन, ठीक है, और क्यू का मतलब है प्रारंभिक मात्रा, और फिर इसके भी बटे में लगाना है। इसके बटे में लिखना है आपको डेल्टा पी। डेल्टा पी का मतलब है कीमत में परिवर्तन, ठीक है, कीमत में परिवर्तन। क्योंकि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है, तो इसलिए हम ये लिख रहे हैं। तो कीमत में परिवर्तन, फिर इसके बटे में लिखेंगे पी का मतलब है प्रारंभिक कीमत, मतलब शुरू में कीमत कितनी थी। इस तरह से आपने लिख दिया, ठीक है। इन सब का मतलब अगर आप चाहो तो ये देखो नोट कर सकते हो, यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख दिया है, गुना कर देंगे। अभी हम इसको देखेंगे। देखो, अब ये भाग में है दोनों, तो ई डी इलास्टिसिटी डिमांड, अब इनको हम नीचे वाले को गुना में लाएंगे, तो देखो क्या हो जाएगा ये, तो देखो क्या हो जाएगा ये डेल्टा क्यू बटे क्यू, ठीक है। अब इन दोनों को हमें गुना में लाना है। गुना में लाना है तो क्या करेंगे? गुना में लाने के लिए पहले ये पी आ जाएगा, पी यानी गुना में ये पी ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और डेल्टा पी नीचे आ जाएगा, डेल्टा पी, ठीक है। तो ये इस तरह से आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे डेल्टा क्यू बटे क्यू इंटू पी बटे डेल्टा पी, क्योंकि जब हम बटे वाले को भाग में लाते हैं तो ये दोनों ऊपर नीचे पलट जाते हैं। तो ये जो सूत्र आपको दिख रहा है, ये सूत्र, ये मांग की लोच का सूत्र है, ठीक है। तो आपको ये दोनों, एक ये सूत्र, ठीक है, और एक ये सूत्र और ये सूत्र दोनों याद रखने हैं। इनसे हम एग्जाम्पल करेंगे और ये आपके क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं, एग्जाम में आते हैं, उनमें काम आएंगे, ठीक है। अब इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि मांग की लोच निकालते कैसे हैं। तो देखो इसमें पहला एग्जाम्पल हमने लिया है। ये एक टेबल दी है आपको, इसमें देखो ये कीमत है और ये मांग। देखो पहले 2 रुपये कीमत थी, तब इस वस्तु की मांग कितनी थी? 10, ठीक है। परंतु 2 रुपये की कीमत में वृद्धि हो गई और ये कीमत 4 रुपये की हो गई, तो वस्तु की मांग कितनी हो गई? 6 रुपये, यानी कीमत बढ़ी तो मांग घट गई। तो हमें ये बताना है कि इसमें कितने प्रतिशत लोच हुआ है, ठीक है। 2 रुपये मांग बढ़ने से कितने प्रतिशत मांग में लोच हुआ है। तो इसको देखो, ये सूत्र हमने आपको बताया था, मांग की लोच बराबर वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन
बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो देखो इसको हम सिंबल की सहायता से लिख लेते हैं। सिंबल की सहायता से कैसे लिखेंगे, हम सिंबल की सहायता से लिखना आपको बता चुके हैं। जैसे वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन, ये हमें निकालना है, तो इसको निकालने के लिए हम लिखेंगे पहले डेल्टा क्यू बटे क्यू, ठीक है। फिर हमें निकालना है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, तो इसको निकालने के लिए हम इसके नीचे लिखेंगे डेल्टा पी बटे बी। अब देखो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कीमत हमेशा नीचे रहती है और वस्तु की मांग ऊपर रहती है, ठीक है। तो जैसे हमें पहले निकालना है वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। तो हम इस सूत्र को, ऊपर वाले सूत्र को उठा लेंगे, यानी डेल्टा क्यू बटे क्यू। डेल्टा क्यू का मतलब क्या है यहाँ पे, डेल्टा क्यू का मतलब है मांग मात्रा में परिवर्तन, ठीक है, मांग मात्रा में परिवर्तन। तो देखो मांग में कितना परिवर्तन हुआ, यहाँ पे पहले 10 थी, ठीक है, 10 मांग थी और फिर कितनी हो गई 6 हो गई। तो मांग मात्रा में परिवर्तन कितना हुआ, परिवर्तन हुआ 4, यानी 4 मांग बढ़ी इसकी, ठीक है। और कितने में से 4 बढ़ी, क्यू का मतलब होता है क्यू का मतलब होता है प्रारंभिक मात्रा, यानी शुरू में मांग कितनी थी, शुरू में थी कितनी 10। अब इसको हमें प्रतिशत में निकालना है, इसलिए हम 100 से गुना कर देंगे इसको। तो देखो 0 से 0 कट जाएगा और 4 को 0 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 40%, ठीक है। तो वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन कितना आया 40%। तो हम यहाँ लिखेंगे 40% बटे, अब हमें निकालना है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम ये नीचे वाला सूत्र उठा लेंगे, यानी डेल्टा पी बटे पी। डेल्टा पी का मतलब क्या है, यहाँ पे डेल्टा पी का मतलब है कीमत में परिवर्तन, ठीक है, कीमत में परिवर्तन। डेल्टा पी का मतलब है, तो कीमत में परिवर्तन यहाँ पे कितना हुआ, पहले 2 थी अब 4 हो गई, यानी 2 बढ़ी, तो 2 हम ऊपर लिखेंगे। और पी का मतलब क्या है, यहाँ पे पी का मतलब है प्रारंभिक कीमत। प्रारंभिक कीमत कितनी थी यहाँ पे, देखो 2 प्रारंभिक कीमत है और हमें इसको प्रतिशत में निकालना है, इसलिए इसको हम 100 से गुना कर देंगे। तो 2 एक कम 2, 1 आ गया, 1 को 100 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 100%, ठीक है। तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन आया हमारा 100%, ठीक है, और मांग में आया 40%। तो हम कह सकते हैं कि 2 रुपये के परिवर्तन से, यानी 2 रुपये बढ़ने से, कीमत के 2 रुपये बढ़ने से क्या हुआ कि 40% मांग में परिवर्तन आया और 100% कीमत में परिवर्तन आया। अब इन दोनों को हम भाग दे देंगे तो क्या आएगा हमारा, इन दोनों को जो भाग दे देंगे तो वो आ जाएगा हमारा मांग की लोच। इन दोनों को भाग देने पे हमें प्राप्त होगा 0.4%। ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरे में बोला है जब किसी वस्तु की कीमत 4 रुपये थी, ठीक है, तो उस वस्तु की मांग 20 इकाई थी। मतलब पहले वस्तु की कीमत 4 रुपये थी, तो हम यहाँ पे टेबल में लिख लेते हैं 4 रुपये कीमत थी इसकी, और जब इसकी कीमत 4 रुपये थी तो इसकी मांग कितनी थी 20 इकाई, तो हम यहाँ 20 लिख लेते हैं। और फिर वस्तु की कीमत घटकर 2 रुपये हो जाती है, तब वस्तु की मांग बढ़कर 25 इकाई हो जाती है, क्योंकि जब कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी, ये मांग के नियम के अनुसार। तो कीमत यहाँ पे कितनी घटी, 2 रुपये, घटकर 2 रुपये हो गई और मांग कितनी हो गई 25 इकाई, तो 2 रुपये हो गई और ये 25 इकाई हो गई। तो बताइए वस्तु की मांग में कितनी लोच आई है, ठीक है। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये हमने सूत्र लिखा है, ये वही सूत्र है, ये सूत्र आपको ध्यान रखना है। अब इसको सिंबल की सहायता से लिखना है, सिंबल की सहायता से जैसे हमने आपको समझाया था। तो देखो पहले लिखेंगे वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन, यानी डेल्टा क्यू बटे क्यू, और फिर बटे में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, तो लिखेंगे डेल्टा पी बटे पी, ठीक है। अब देखो वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है, तो पहले हम नीचे वाले का निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये नीचे वाले सूत्र को उठा लेंगे, यानी डेल्टा पी बटे पी, ठीक है। डेल्टा पी का मतलब क्या है, यहाँ पे डेल्टा पी का मतलब है कीमत में परिवर्तन। तो कीमत में परिवर्तन यहाँ पे कितना हुआ, कीमत में परिवर्तन यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे पहले 4 थी
अब 2 हो गई, यानी 2 परिवर्तन हुआ, 2 घटी कीमत, ठीक है। और पी का मतलब है प्रारंभिक कीमत, प्रारंभिक कीमत 4 थी। अब इसको हमें प्रतिशत में निकालना है, इसलिए 100 से गुना कर देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये आ गया हमारा 50%, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 50%। 50% क्या है हमारा, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब हमें निकालना है वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन। तो देखो इसको निकालने की क्या करेंगे, मांग में प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए ये वाला सूत्र उठा लेंगे। कौन सा, डेल्टा क्यू बटे क्यू। डेल्टा क्यू का मतलब है मांग में परिवर्तन। तो मांग में कितना परिवर्तन हुआ, पहले यहाँ पे 20 थी, अब 25 हो गई, यानी 5 मांग बढ़ी, ठीक है, 5 इकाई मांग बढ़ी। तो और क्यू का मतलब है प्रारंभिक मांग। प्रारंभिक मांग कितनी थी, 20, तो नीचे 20 लिख दिया। 100 से हमें गुना करना है क्योंकि हमें प्रतिशत में निकालना है। 0 से 0 कट जाएगा और 2 पंचे 10, 5 को 5 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 25%, ठीक है। यानी वस्तु की मांग में 25% परिवर्तन आया है। तो देखो 2 रुपये घटने से मांग में 25% परिवर्तन आया है और कीमत में 50% परिवर्तन आया है। अब इन दोनों को हम भाग दे देंगे। इन दोनों को भाग देने पे हमें जो प्राप्त होगा वो हमारी मांग की लोच होगी, ठीक है। यानी 2 रुपये बढ़ने से मांग की लोच जितनी भी होगी वो हमारी यहाँ पे होगी। तो ये होगी हमारी 0.5%, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा और आपको पता चल गया होगा कैसे निकाल सकते हैं हम लोच। अब देखो एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि मांग की लोच ऋणात्मक होती है। लोच ऋणात्मक क्यों होती है, क्योंकि मांग की लोच मांग के नियम पर निर्भर करती है और मांग का नियम कहता है कि मांग और कीमत में विपरीत संबंध होता है। मांग और कीमत में विपरीत संबंध होता है, ठीक है। विपरीत संबंध होता है मतलब अगर कीमत घटेगी तो क्या होगा, मांग बढ़ेगी, और अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी। ये कहता है मांग का नियम, इसलिए मांग की लोच ऋणात्मक होती है। अब देखो मांग की लोच के प्रकार, मांग की लोच के कितने प्रकार होते हैं उसको हम देखते हैं। तो देखो मांग की लोच के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। मांग की लोच के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है मांग की कीमत लोच, इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा होता है मांग की आय लोच, और तीसरा होता है मांग की आड़ी तिरछी लोच या मांग की तिरछी लोच भी बोलते हैं इसे, ठीक है।